तो बाबर का जो बैटल ऑफ पानीपत है वो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल के अंतिम सुल्तान थे। वो अंतिम रूप से इसमें पराजित हुए और बाबर के द्वारा मुग़ल डायनेस्टी की भारत में स्थापना होती है। बाबर का जो रूलिंग पीरियड है इंडिया में वो कोई ज़्यादा लंबा नहीं रहा। 1526 टू 1530 ये 4 साल का 4 ईयर्स का पीरियड रहा है बाबर का रूलिंग पीरियड। इस 4 ईयर के पीरियड में भी बाबर जो है वो संघर्ष करता रहता है, लड़ाइयाँ निरंतर रूप से लड़ता रहता है। तो हम बाबर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त करते हैं। बाबर के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का हमारे पास जो सोर्स है वो है बाबरनामा, जो कि ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, आत्मकथा है जिसको तुज़के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, तुर्की में जो लिखी हुई है। बाबर का ने भारत में 4 मेन बैटल्स लड़े। पानीपत फर्स्ट 1526 में हुआ, दूसरा खानवा बैटल ऑफ खानवा जो 1527 में, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 एंड बैटल ऑफ घाघरा जो कि 1529 में। खानवा का जो बैटल है ये बहुत इम्पोर्टेंसी रखता है इंडियन हिस्ट्री में और बाबर की जो हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग। खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे उसकी सेनाओं के बीच में लड़ा गया। मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के नेतृत्व में अधिकांश राजपूत राजाओं की सेना सम्मिलित थी। बहुत से अन्य शासक भी महाराणा सांगा के साथ थे, लेकिन बाबर की टेक्निक्स तुलगमा युद्ध पद्धति, तोपखाने का पहली बार प्रयोग, जो सेना थी बाबर की उसकी बाबर के प्रति स्वामी भक्ति, ये कुछ इस तरह के महत्वपूर्ण कारण थे जिनकी वजह से बाबर जो ये चारों बैटल्स है इन चारों में ही जीता था। यहाँ पर भी युद्ध मैदान में महाराणा सांगा की डेथ हो जाती है और उसकी सेना छिन्न भिन्न हो जाती है। ऐसी स्थितियों में ये जो बैटल है ये बाबर जीतता है। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में लड़ा गया मेदिनी राय और बाबर के बीच में, बाबर विजेता रहा। एंड बैटल ऑफ घाघरा 1529 में लड़ा गया, इसमें भी बाबर की विजय हुई। फाइनली 1530 में बाबर की डेथ होती है और जो शासक बनता है वो हुमायूं बनता है। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। इस तरह का भी वृत्तांत मिलता है कि हुमायूं बीमार हुआ और उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए संतों के सामने बाबर ने ये वो रखा कि भाई यदि ये ठीक हो जाए तो उसके स्थान पे मैं डेथ को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। हुमायूं का शासनकाल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1530 टू 1540 एंड 1555 टू 1556। ये 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइडेशन है? ये 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइडेशन है कि हुमायूं ने 2 पीरियड्स में शासन किया। बीच के जो 1540 टू 1555 15 जो ईयर्स है 15 वर्ष है, इस बीच में हुमायूं सत्ता से बाहर रहा और इस पीरियड में दिल्ली पर, इंडिया पर जो शासन रहा, दिल्ली को कैपिटल रखते हुए वो रहा था शेरशाह सूरी का, सूरी वंश का रहा, जिसका मेन ग्रेट रूलर था वो शेरशाह सूरी था, जिसको अकबर का अग्रज कहा जाता है। अकबर के द्वारा जो भी योजनाएं एडमिनिस्ट्रेशन में और रिफॉर्मेशन चलाए गए उस तरह के रिफॉर्मेशन शेरशाह सूरी के द्वारा पहले ही चलाए गए थे प्रारंभिक स्टेज में। हुमायूं की जानकारी हमें हुमायूंनामा से मिलती है, जो कि उसकी बहन के द्वारा लिखी गई हुमायूं के ऊपर पुस्तक है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा है।
हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी डेथ हो गई। इस प्रकार का कोटेशन लैनपूल जो कि हिस्टोरियन है उसने कहा है। ऐसा ही कुछ हुमायूं के साथ रहा था। चौसा का जो बैटल है, हुमायूं के सामने नंबर 1 बहुत सी चुनौतियाँ थी। नया जो साम्राज्य बना उसको सेटअप करने की, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की, जीते हुए क्षेत्रों पर शासन की पकड़ बढ़ाने की। ऐसी स्थितियों में हुमायूं की कुछ व्यक्तिगत कमजोरियों के कारण हुमायूं में बहुत सी योग्यताएं थी, लेकिन कुछ कमजोरियां ऐसी थी जिनकी वजह से इसको सत्ता से बाहर रहना पड़ा। पहला जो बैटल लड़ा गया हुमायूं का वो चौसा का बैटल है, बैटल ऑफ चौसा 1539। सेकंड बैटल है वो है बैटल ऑफ कन्नौज 1540। इसको बेलग्राम के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। हिस्ट्री में सभी जो बैटल्स हैं वो उस जगह के नाम पे उनका नामकरण होता है। दोनों बैटल्स हैं वो शेरशाह सूरी के साथ में हुमायूं के हुए और हुमायूं दोनों में पराजित रहा और फाइनली सूरी वंश, सूरी डायनेस्टी की स्थापना होती है दिल्ली पर। शेरशाह सूरी उसके शासक होते हैं और हुमायूं को दर दर की ठोकरें 15 ईयर्स तक, 15 वर्ष तक खानी पड़ती है। ये शरण लेता है, कई जगह मदद की कोशिश करता है ईरान और मध्य एशिया में। और शेरशाह सूरी की डेथ के बाद सूरी वंश के उसके उत्तराधिकारी को पराजित करके सरहिंद के युद्ध में, बैटल ऑफ सरहिंद जो 1555 में लड़ा गया, उसमें सूरी वंश के शासक को पराजित करके पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित करता है, पुनः अपने राजवंश की स्थापना करता है। अब हम डिस्कस करते हैं द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ग्रेटेस्ट रूलर्स में इंडियन हिस्ट्री में जो नाम आते हैं उसमें मौर्य वंश के शासक अशोक और मुगल वंश के शासक अकबर का नाम आता है। अशोक अपनी प्रजा हितैषी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स और पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग वर्ल्ड हिस्ट्री में विशेष इम्पोर्टेंस रखता है। तो अकबर अपने नए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स, सुलह कुल की नीति, सब लोगों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी, सबके कल्याण की पॉलिसी, शासन को व्यवस्थित रूप देने के लिए नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स करने, बहुत से लैंड रिफॉर्म्स करने और बहुत सी विजय प्राप्त करने के संदर्भ में महान माना जाता है। अकबर बहुत कम उम्र में शासक बना। अकबर का जो जन्म है वो 1542, जो कि वो पीरियड होता है हुमायूं का जब कि ये इधर उधर घूम रहा होता है शरण के लिए, सहायता के लिए, उस समय राजकोट में होता है। और हुमायूं की जो डेथ है वो 1556 में जो है लाइब्रेरी में गिरने से हो जाती है, सीढ़ियों पर गिरने से। तो बहुत कम एज में, लगभग 14 ईयर की एज में अकबर जो है वो शासक बनता है। अकबर के बारे में हमें जानकारी अकबरनामा से मिलती है। अकबरनामा अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबर के शासन के बारे में पुस्तक है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसके बारे में इस पुस्तक से हमें मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत और अकबर के बारे में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है। अकबर के जो बैटल्स हैं वो हैं पानीपत सेकंड, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। पानीपत हरियाणा में लोकेटेड है और यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट बैटल्स लड़े गए।
पानीपत फर्स्ट 1526, पानीपत सेकंड 1556 एंड पानीपत थर्ड 1761। पानीपत फर्स्ट इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, पानीपत सेकंड जो है वो अकबर की सेना और हेमू के बीच में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1556। उसमें अकबर की विजय होती है, अकबर की सेना जीतती है और अकबर का शासन पर नियंत्रण बढ़ता है। शुरुआती पीरियड में 4 साल तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में अकबर के संरक्षक बैराम खां, माहम अनगा और इन लोगों का शासन पर ज़्यादा प्रभाव रहता है, लेकिन अकबर जल्दी ही उनके प्रभाव को ख़त्म कर देता है और स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करता है। तो जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं, बहुत से बैटल्स लड़े अकबर ने, लेकिन इम्पोर्टेंट जो बैटल है उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सेकंड बैटल है वो है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी 1576 में ये लड़ाई लड़ी गई और ये लड़ाई अकबर की सेना, अकबर की तरफ से मानसिंह जो कि कछवा वंश के शासक थे आमेर के और बहुत अच्छे उच्च मनसबदार थे अकबर के दरबार में, तो अकबर की सेना की लीडरशिप मानसिंह के द्वारा की जा रही थी इस बैटल में। और महाराणा प्रताप जो थे वो उन दोनों मेवाड़ के शासक, इनके बीच में, इनकी सेनाओं के बीच में ये बैटल लड़ा गया। इस बैटल के परिणाम के बारे में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, चूँकि इस बैटल में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे और युद्ध मैदान छोड़ दिया था, लेकिन सेना पूरी तरह से पराजित नहीं हुई थी। तो कई इतिहासकार इसको अनिर्णित मानते हैं, कुछ अलग अलग कंट्रोवर्शियल इश्यू है। हमें यहाँ पर ये मान लेना है कि आंशिक रूप से पराजय इसमें महाराणा प्रताप की हुई और मानसिंह को भी अकबर के दरबार में जिल्लत उठानी पड़ी। उसके ऊपर भी कई तरह के एलिगेशंस लगे कि कहीं इसने भी तो जाते हुए महाराणा प्रताप को क्यों नहीं मारा, कहीं इसका भी तो इसमें सहयोग नहीं रहा है। तो हल्दी घाटी इस प्रकार से 1576 में ये बैटल लड़ा गया। उसके बाद में महाराणा प्रताप एक ऐसा शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से वो निरंतर अकबर की सेना को परेशान करता रहा था। अकबर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, सुलह कुल की पॉलिसी, मनसबदारी व्यवस्था, इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। महान शासक है, ना सिर्फ मुगल वंश का बल्कि भारतीय शासक के महान शासकों में इसका नाम आता है। इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पर बढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं जहांगीर। ये मुगल वंश का चौथा शासक था। 1605 से 1627 तक इसने रूल किया। बचपन का नाम सलीम। शादी जो हुई वो इसने जो शादी की थी वो की थी नूरजहाँ के साथ में। इसके जीवन पर आधारित एक मूवी भी है। नूरजहाँ का बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। जहांगीर ने जो नाम दिया वो था नूरजहाँ, अर्थात जहान का नूर। जहांगीर जिस क्षेत्र के लिए जाना जाता है वो है स्पेशली पेंटिंग के रूप में। जहांगीर स्पेशली पेंटिंग और जस्टिस, न्याय और चित्रकारिता के रूप में बहुत जहांगीर का नाम है। ये बहुत अच्छा चित्रकार था। इसके समय चित्रकला का बहुत ज़्यादा बढ़ावा चित्रकला को मिला। गोल्डन एज कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। जहांगीर के शासन को गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग, इसके शासनकाल को कहा जाता है। न्याय के मामले में जस्टिस लविंग रूलर था। इसने एक जंजीर लगा रखी थी
जो कि महल के मेन गेट से इसके सैन्य कक्ष तक जुड़ी हुई थी। कोई भी फरियादी कभी भी न्याय के लिए चौबीसों घंटे इसके पास आ सकता था। ग्रेट पेंटर, खुद बहुत पारखी और श्रेष्ठ चित्रकार था और चित्रकला को इसने विशेष संरक्षण भी दिया। इसके समय में शासन पर कैबिनेट किचन कहा जाता है नूरजहाँ गुट को। नूरजहाँ इसके भाई आसिफ बेग, इसकी माँ और इसके पिता गयास बेग, इन लोगों का शासन पर विशेष प्रभाव था। नूरजहाँ ने न सिर्फ अपने नाम के सिक्के चलाए बल्कि शासन प्रशासन के मामले में ये परामर्श देती थी जहांगीर को और कई बार स्वतंत्र रूप से भी निर्णय लेती थी। जहांगीर की डेथ होती है 1627 में। इसके द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई जिसका नाम है जहांगीरनामा। जहांगीरनामा आत्मकथा लिखी है जहांगीर ने। जहांगीर के बाद जो शासक बनते हैं वो है शाहजहाँ। इनके बचपन का नाम खुर्रम था और इन्होंने जहांगीर के शासनकाल के दौरान ही अपने आप को की श्रेष्ठता को साबित कर दिया था, अपनी योग्यताओं को साबित कर दिया था। शाहजहाँ का शासनकाल 1627 टू 1658 तक रहा है। गोल्डन एज कहा जाता है शाहजहाँ के शासनकाल को, गोल्डन एज ऑफ मुगल डायनेस्टी। क्यों कहा जाता है गोल्डन एज? क्योंकि शाहजहाँ के शासनकाल में बहुत अधिक समृद्धि हमें देखने को मिलती है। बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो कि अकबर के द्वारा स्थापित किया गया, उसके परिणाम स्वरूप शाहजहाँ के शासनकाल तक आते आते आर्थिक समृद्धि बहुत अच्छी हो गई। साथ में जो है आर्किटेक्चर में तो स्पेशली गोल्डन एज रहा है। आर्किटेक्चर में शाहजहाँ की विशेष रुचि थी और इसने बहुत सी भव्य इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे कि लाल किला, दिल्ली का लाल किला है वो इसने बनवाया, शाहजहानाबाद शहर बसाया और ताजमहल जो कि आगरा में सिचुएटेड है और मकबरा है इसकी बेगम मुमताज़ महल का, उसका निर्माण जो है वो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया, जो कि 8 अजूबों में अपना स्थान रखता है। इन द डेक्कन ही एनेक्सेड अहमदनगर एंड बीजापुर। तो बीजापुर और अहमदनगर को दक्कन दक्षिण जो भारत है उसमें इसने हस्तगत किया, जीता। प्रॉस्पेरियस आर्किटेक्चर, ये जो था आर्किटेक्चर में विशेष रुचि थी, आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा दिया, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कई भव्य इमारतों का निर्माण इसके समय पर हुआ, इसीलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इंडियन हिस्ट्री में किसी पीरियड को कहा जाता है तो वो शाहजहाँ के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, और ये भी कह सकते हैं हम, अंतिम शक्तिशाली जो मुगल डायनेस्टी का रूलर था वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने बहुत लंबे समय तक रूल किया, 1658 टू 1707। औरंगजेब को शासक शाहजहाँ के द्वारा नहीं बनाया गया था। औरंगजेब ने अपनी योग्यता और संघर्ष के दम पर सत्ता प्राप्त की थी। शाहजहाँ के जीते जी इसने अपने अन्य भाइयों को पराजित करके, दारा शिकोह जिनमें मुख्य था, उनको पराजित करके और शाहजहाँ को आगरे के किले में बंदी बनाकर सत्ता स्थापित की और
काफ़ी सालों तक अपने पिता को किले में बंद रखा था, कैद में बंद रखा था। अब हम देखते हैं औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ हैं, उसके जो वर्क्स हैं, उनके बारे में। औरंगज़ेब व्यक्तिगत जीवन में शरीयत के नियमों का पूरी तरह पालन करता था। शरीयत के अनुसार आजीविका खुद अपनी मेहनत से कमा के खाता था। शरीयत के अकॉर्डिंग ही इसने इसका जो है मतलब सीमित संख्या में शादियाँ की थी, शरीयत के नियमों का पूरी तरह पालन किया था। औरंगज़ेब एनेक्सेड बीजापुर एंड गोलकोंडा। औरंगज़ेब ने बीजापुर और गोलकोंडा, ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। औरंगज़ेब का जो मेन इंटरेस्ट रहा, मेन फोकस रहा, वो साउथ इंडिया पे रहा था, दक्षिणी भारत पर। जबकि इससे पूर्व के जो शासक है, इन्होंने साउथ इंडिया के मामले में कम से कम हस्तक्षेप किया था। औरंगज़ेब के बारे में एक इतिहासकार का कथन है कि दक्कन ही उसके लिए कब्रगाह बन गया, और ऐसा वास्तव में हुआ भी है। देखिए कैसे। बीजापुर गोलकोंडा उसने अचीव कर लिए। ही फेस्ड रेसिस्टेंस फ्रॉम मराठाज इन साउथ इंडिया। मराठे जो कि हिस्ट्री में अपना विशेष स्थान रखते हैं, और औरंगज़ेब का जो समकालीन था वो मराठा शासन को स्थापित करने वाला शिवाजी था। तो शिवाजी ने स्पेशली औरंगज़ेब को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। हालांकि 1665 में जो मुग़ल सेना की लीडरशिप जयसिंह के द्वारा की गई, पुरंदर की संधि हुई और शिवाजी ने आत्मसमर्पण भी किया था। फिर वो औरंगज़ेब के दरबार से निकल जाता है और जीवन पर्यंत निरंतर रूप से मुग़ल सेना को परेशान करता है। तो साउथ इंडिया में इतना उलझा औरंगज़ेब मराठों के साथ में कि वहाँ अपनी शक्ति को उसने क्षीण कर दिया। कुछ और उसकी जो राजपूत पॉलिसीज़ है, राजपूत पॉलिसी है, दक्कन पॉलिसी है, और जाट है, सिख हैं, अहोम्स हैं, इनके जो रिबेलियंस हैं, उनके परिणाम स्वरूप औरंगज़ेब के मृत्यु तक आते आते शासन सत्ता बहुत कमज़ोर हो जाती है। कुछ मनसबदारी व्यवस्था में खामियां आ जाती है। इन सब के परिणाम स्वरूप मुग़ल डायनेस्टी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसके बाद के जो शासक है उनमें इतनी योग्यता नहीं रहती कि वो पुनः री इस्टेब्लिश शासन को कर सके, रीबूस्ट शासन को कर सके।